जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हमारा आना हुआ गोलीबार 87 और 94 में, जहां पे इस्माइल शेख एक एनसीपी के पद अधिकारी जो कि आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए हमें खास करके बुलाया गया कि हम अपने जज्बात को, अपने काम को और अपनी एक्टिविटी को लोगों के ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं। यह हमारी खुशनसीबी है कि हम पूरे विधानसभा के घर घर में हैं और आपकी राय के अकॉर्डिंग ही हम आगे कदम उठाते हैं। तो आइए पूछेंगे, इलेक्शन के जिस माहौल में जो रुझान चल रहा है, जो एक्टिविटी चल रही है, जो जद्दोजहद चल रहा है, उस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है इस्माइल शेख। आइए इस्माइल जी, जिस तरह से एक इलेक्शन का माहौल चल रहा है, आप एनसीपी अजीत दादा पवार के पद अधिकारी हैं, तो आपको क्या लगता है कि एनसीपी को एक ताकत मिली यहाँ से? क्योंकि जिस तरह से एनसीपी की सीट एक लिमिटेड है और एनसीपी में इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत चुनिंदा लोगों को टिकट दिया गया है, तो इस सब बारे में क्या बोलना चाहें? सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम इस्माइल हुसैन शेख है। मैं राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार से बैंड्रापुर का तालुका अध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक विभाग से। और राष्ट्रवादी के लिए पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। हाँ, और जो यहाँ के लोगों का रुझान है और कुछ सवालात भी है जी। उसके ऊपर आज हम यहाँ बात करेंगे। और लोगों के मन में सवाल है कि हम जिशान बाबा सिद्दीकी को क्यों वोट दें। तो सबसे पहला ये सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि काम जो जिशान बाबा सिद्दीकी ने जो काम किया है, उस काम को देखकर आपको वोट करना है। सबसे तो यहाँ की जनता काम को लेके कितना खुश है? देखो, यहाँ की जनता जो है ना, काम को लेके हर गली में चर्चा है, हर गली में, हर मोहल्ले में चर्चा है कि जिशान भाई ने काम किया है। और मैं आपके इसी सवाल पे कुछ काम गिनाना चाहता हूँ। हाँ, तो देखो कैसा है कि सबसे शुरुआत करते हैं कि जब ये 2019 में इलेक्शन हुए असेंबली के और जिशान भाई जीत कर आए, तो जीत कर आने के बाद जस्ट साल भर के अंदर ही कोरोना काल लग गया। तो जिशान भाई एक वाहिद आदमी ऐसा था जिसने बिना जात पात दिए घर घर राशन पहुंचाया कि खाने के वांदे पड़ गए। हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ परदेसी लोग जो यहाँ पे बम्बई में काम करने आते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मसला हुआ था। कुछ 5 या 10 हजार की तादाद में लोग यहाँ पे फंस चुके थे। तो उस बारे में क्या मसला हुआ था वो टाइम पे? उस वक्त ऐसा हो गया था कि लॉकडाउन जो है ना, वो अचानक डिक्लेयर कर दिया गया था प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया था। तो जो मजदूर तबका था जो यहाँ काम कर रहे थे, हमारे यहाँ डेवलपमेंट का काम चालू, जो काम वगैरह कर रहे थे, वो लोग यहाँ फंस गए। तो वो जो फंस गए, उनको राशन पहुँचाने का काम जिशान बाबा सिद्दीकी साहब, इन्होंने हर किसी को खाने पीने की सुविधा पहुँचाई। उसके बाद आता है कि जिशान भाई ने मंदिरों के रिनोवेशन के लिए लोगों को फंड दिया, कई मंदिरों के रिनोवेशन कराए, मदरसों के रिनोवेशन कराए। हाल ही में हमारे पीछे यहाँ मदरसा है, शास्त्री कॉलोनी मदरसा, उसका रिनोवेशन कराया। हमारे मुस्लिम कब्रस्तान, हमारे असेंबली में 3 कब्रस्तान आते हैं, 3 मुस्लिम कब्रस्तान आते हैं, तीनों का रिनोवेशन, गेट का काम जिशान भाई के हाथों हुआ है। मैं आपको काम इसलिए गिना रहा हूँ कि लोगों को ये पता चले कि हमारे एमएलए ने कितना काम किया है, बराबर। इसके बाद बंद स्कूलों को चालू करने के लिए आवाज़ उठाई। कुछ स्कूल खस्ता हाल में थे, उनका रिनोवेशन कराया, सड़कें बनवाई। हमारे यहाँ जो सड़कें वगैरह का काम हो रहा है, कुछ साल पहले हम जब आए थे यहाँ पे, देखे थे बहुत सी डैमेज सड़कें थे, बहुत जगह से पानी आ रहा था, पानी सब गटर का पानी ये सब आ रहा था। हाँ, तो वो आप इसके पहले भी आए होंगे तो मेरी बिल्डिंग के सामने ना आपने देखा होगा पानी वगैरह जमा हुआ है। मैं काफ़ी टाइम से मैंने बीएमसी में लेटर दिया, मैंने यहाँ के जो नगर सेवक वगैरह थे उनसे बातचीत की, लेकिन ना इसका कोई हल नहीं निकला। जिशान भाई 1 साल पहले जिशान भाई के हाथ से भूमि पूजन हुआ और उस रोड का काम हमारी मर्जी के मुताबिक हुआ। ऐसा नहीं सिर्फ रोड का काम हुआ, हमारी मर्जी के मुताबिक दोनों तरफ गटर देकर, ताकि बारिश का पानी जमे नहीं और लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो, उस हिसाब से उस रोड का काम हुआ है। तो इस तरह ये तो सिर्फ मैं 94 और 87 की बात कर रहा हूँ। ऐसे काम पूरे असेंबली में 7 वार्ड लगते हैं, उस पूरे वार्डों में ये सब काम हुए हैं। उसके बाद अभी हम और काम गिनाने जाए तो असेंबली में हमारे यहाँ देखो, बैंड्रा इसमें ना डेवलपमेंट का बहुत ज़ोरों शोरों से काम चालू है। काम तो चालू है लेकिन लोग परेशान हैं।
बिल्डर की धांधली की वजह से, भाड़े नहीं मिलने की वजह से, डेवलपमेंट के काम को डिले होने की वजह से लोग परेशान हैं। तो ये जो आवाज़ है ना, ये हमारे एमएलए ने उठाई। किसने? जिशान बाबा सिद्दीकी ने उठाई। कि ये और ये मैटर शायद अंदर की बात पता नहीं मुझे, लेकिन ये मैटर की वजह से कुछ हालात भी बिगड़े। इस्माइल जी, आप ये बताइए कि जीशान सिद्दीकी एनसीपी पार्टी ज्वाइन करने से ये आपकी खुशकिस्मती हुई, या हो सकता था कि वो कांग्रेस में रहते थे, कोई और आता तो आपको क्या इफेक्ट आता? देखो, राष्ट्रवादी पार्टी खुद में एक बहुत बड़ी पार्टी है। लोग आते भी है, जाते भी है, लेकिन जिशान भाई के जुड़ने से क्या हो गया कि एक जीता हुआ कैंडिडेट्स, जीता हुआ जो एमएलए, विनिंग एमएलए, वो हमारी पार्टी से ज्वाइन हुआ। तो जो सोने पे सुहाग हो गया। मतलब हमारी ताकत तो थी ही थी, हम जो कर तो रहे ही थे। हमारे यहाँ नगर सेवक नहीं थे, हम हमारे बेस पे काम कर रहे थे, लेकिन जिशान भाई के आने के बाद वो ताकत दुगना हो गई। हमने कुछ सुना था कि जिस तरह से अजीत दादा पवार अपनी एक पार्टी अलग बना के चल रहे हैं और शरद पवार जी की अपनी एक अलग पार्टी हो गई है, तो आगे जाके फ्यूचर में ये शायद एक हो सकती है, ऐसा बात फैलाई जा रही है। इस बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि आप एनसीपी के एक पद अधिकारी हैं। देखो, ये जो पार्टी अलग हुई है और फिर वापस फ्यूचर में एक होएंगी, ये सब ऊपर की बातें हैं। जो ऊपर के बड़े लीडर्स है वो सब डिसाइड करेंगे, इसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये भविष्य में देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ दिन पहले, अभी कुछ कुछ महीना पहले शिरडी में कई बस गई थी जहां पे जीशान सिद्दीकी ने भेजे थे, और नासिक में भी शायद बस गई थी। इस बारे में क्या मैं बोलेंगे? वही बताना चाह रहा हूँ कि जिशान भाई ने ना शिरडी में तीर्थ यात्रा के लिए भेजे। सिर्फ तीर्थ यात्रा के लिए नहीं, लोगों को अजमेर भेजा, ज़ियारत के लिए लोगों को अजमेर भी भेजा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जगह जगह ना पानी पीने के प्याऊ बनाए, ताकि जो लोग चलते हैं फिरते हैं, किधर पानी की असुविधा होती है तो पानी के प्याऊ भी बनाए उन्होंने। इस तरह जिशान भाई ने बहुत काम किया। सबसे इम्पोर्टेंट तो नगर सेवक नहीं है हमारे असेंबली में, पिछले दो तीन साल साल से 3 साल से 2-3 साल से नगर सेवक नहीं है, जिसकी वजह से गलियों में गटरों का काम नहीं हो रहा था, गलियों का काम नहीं हो रहा था। जिशान भाई के एक्चुअल में कोटे में नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे सारे काम कराए। जो नगर सेवक के काम थे, गलियां बनाना, गटरे बनाना, वो सारे काम जिशान भाई ने कराए। आपसे ये सवाल है कि ठीक है, जीशान सिद्दीकी एक सिटिंग एमएलए है, लेकिन राष्ट्रवादी को क्यों वोट देना चाहिए? देखो, राष्ट्रवादी को वोट देने के लिए बहुत सारी वजह है, जिसमें से मैं कुछ आपके सामने रखना चाहूँगा। और सबसे पहले है, अजीत दादा जो है ना, वो शब्दों का खरा आदमी है। मतलब अगर उसने शब्द दिया है तो उसको पूरा करेगा। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अजीत दादा ने इलेक्शन के पहले कमिटमेंट किया था माइनॉरिटीज़ को कि मैं महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उनको सीट दूंगा, सीट दूंगा, मतलब टिकट दूंगा या उम्मीदवार दूंगा। और सबसे कम सीट कोटे में किसी की आई है तो वो अजीत दादा पवार की आई है, मतलब 50 से 53 सीट के बीच में आया है। इसके बावजूद उन्होंने महाराष्ट्र में जो आबादी है 10%, वो 10% अपने कोटे में से मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। यहाँ तक कि ये जो है, जितनी सेकुलर पार्टी बोलती है कि हम सेकुलर सेकुलर, उन्होंने भी नहीं दिया। उनका भी आंकड़ा 8 कैंडिडेट का है, जो कि 10% नहीं बनता, वो 6 या 7% बनता है। और जितना हमारे यहाँ मतलब सेना वगैरह के लिए बोला महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी को बोला जा रहा है, तो ये तीनों पार्टी मिलकर भी 10% का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाई है। जितना हमारे अजीत दादा ने वन मैन शो अकेले ही जो कमिटमेंट किया, वो कमिटमेंट को पूरा किया। उसके बाद और बताना चाहूँगा मैं कि फ़िलिस्तीन का जो मसला था, फ़िलिस्तीन का जो मसला था, वो फ़िलिस्तीन के मसले पे एक वाहिद पार्टी है राष्ट्रवादी, जिसने आवाज़ उठाई है दिल्ली के अंदर 3000 लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके। हमारे जो अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष है सैयद जलालुद्दीन, एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन साहब, उन्होंने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और फ़िलिस्तीन की हिमायत में इजराइल के खिलाफ सख्त मजम्मत की और उसके लिए आवाज़ उठाई। पूरे जितनी पार्टियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसमें से किसी ने भी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, ना आवाज़ उठाई। और दूसरी बात जो है, मुमरा में अभी बीच में हालात ख़राब हुए थे, तो सुना था कि बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। तो बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन उस बुलडोजर को वापस भेजने का काम जो किया, वो हमारे अजीत दादा ने किया है। तो मतलब अजीत दादा जो है माइनॉरिटीज़ के साथ एकदम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं।
मौलाना आज़ाद का जो फंड आया है, अभी हाल ही में मौलाना आज़ाद के ऊपर बहुत सारी चर्चा हो रही है कि मौलाना आज़ाद का फंड बंद कर दिया जाए या मौलाना आज़ाद की जो स्कीम है उसको बंद कर दिया जाए। तो मौलाना आज़ाद की स्कीम को अभी तक सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ का फंड पास होता था बजट में, उसको 100 करोड़ से हजार करोड़ करने वाले सिर्फ और सिर्फ अजीत दादा है। हाँ, आज अजीत दादा ने वो 100 करोड़ का जो फंड है उसको हजार करोड़ किया ताकि माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। तो अजीत दादा ने ऐसे बहुत सारे काम किए और जिन्हें गिनाते-गिनाते शायद काफ़ी वक़्त लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं छोटी-छोटी बातें रख रहा हूँ आपके सामने। अजीत दादा एक वाहिद लीडर है जो सुबह 6 बजे उठकर काम चालू करता है और रात को 12 बजे तक काम करता है। आप कभी भी ना उनके बंगलों पर जा सकते हैं सुबह 6 बजे के बाद, अपनी अपनी जो परेशानियाँ हैं, अपनी जो मसले हैं उसको रख सकते हैं। सुबह 6 बजे उठकर काम करने वाला एक वाहिद नेता है जो अजीत दादा है। तो मेरा मेरा बोलने का मतलब है कि जो तुम्हारी फ़िक्र कर रहा है, जो हर कौम के लोगों को साथ में लेकर चल रहा है और संविधान की बात कर रहा है, तो हमारा भी काम बनता है कि उसके शब्दों को इज़्ज़त दें और वोट करें। तो मुझे लगता है कि अजीत दादा के कमिटमेंट के ऊपर लोग राष्ट्रवादी को वोट करेंगे। में बटेंगे तो और कटेंगे बड़ा चर्चा में चल रहा था कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। इसकी घोर निंदा अजीत दादा ने की। अजीत दादा ने कहा कि मैं महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश बनने नहीं दूंगा और यहाँ के लोग इस तरह की ओछी राजनीति बर्दाश्त नहीं करते। तो देखिए, एक एमएलए का जो काम होता है वो गटर नाले का नहीं होता है। बीएमसी है, दस्तक बस्ती है, जो कि अपनी एक्टिविटी दिखाती है, लेकिन ऐसे कितने वार्ड में जीशान सिद्दीकी को उतरना पड़ा। ये लोगों की कंप्लेंट थी या जीशान सिद्दीकी के अपनी एक चाहत थी लोगों से? इस बारे में अगले इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ है शमशेर आलम शेख, पूछेंगे कि ये जीशान सिद्दीकी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। शमशेर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से यहाँ पे जो माहौल चल रहा है, तो उस बारे में आते 20 तारीख को इलेक्शन है, उस मसले पे यहाँ के जो मसले थे डेवलपमेंट को लेके, पानी को लेके और रास्तों को लेके, उस बारे में आप क्या बोलना चाहते? जैसा कि मेरा नाम शमशेर आलम शेख है, मैं एनसीपी का तालुका महासचिव पद पर हूँ। मेरा कहना है कि जैसा भी इस्माइल भाई ने आपको बताया, ये चीज़ें हमने देखी, काफ़ी तकलीफ हमने यहाँ निकाले, ऐसा नहीं निकाले, लेकिन जीशान भाई के आने के बाद हमने भी उनको यहाँ बुलाया, उन्होंने भी देखा, उसके बाद उन्होंने तुरंत काम भी चालू कराया। तो आज जो हम देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जीशान भाई आना ज़रूरी है, वरना कोई आने बाद काम नहीं करेगा। हमारे पास जब नगर सेवक थे तभी भी वो काम नहीं हुआ, अब ना होने के बावजूद काम हो गया। तो हमें कौन चाहिए? जो कर रहा है, करने वाला आदमी चाहिए, ना कि सिर्फ भाषण देने वाला। यहाँ के लोगों का क्या रुझान है, क्या चाहते हैं? जैसा कि और भी दावेदार लोग हैं, वरुण सरदेसाई है, कुणाल शर्माकर है, तृप्ति सावंत है, महमूद देशमुख जी है, तो जनता की क्या राय? अब जैसे जनता की राय की बात करेंगे तो जीशान भाई हर जगह घूम के काम किए, बट बाकी लोग ने शायद अपने अपने इलाके में काम किए, तो उनका रुझान वहाँ होगा, लेकिन हमारे यहाँ रुझान हम उनको लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारे इलाके में काम देखा है कि वो काम कर रहे हैं। जैसा कि इस्माइल ने बताया आपको कि गलियों का काम जो उनका नहीं है वो करवा रहे हैं। आप मैं चाहिए तो वीडियो दिखा दूंगा आपको, गली गली लादियाँ लग रही हैं। ये हमारी सड़क जैसे शिफ्टिंग, यहाँ कई साल यहाँ रमजान में बाजार लगता है, बारिश आने की वजह से बाजार उसमें था पानी में, लेकिन किसी ने काम नहीं कराया। उन्होंने देखा आके तकलीफ, रमजान में देखा और ये साल तैयार कर दिया उसको कि नेक्स्ट ईयर में ये तकलीफ होना नहीं चाहिए इन्हें। हमारी बड़ी रोड खार से लेकर के निर्मल नगर से लेकर के शांता नाके तक बन रही है, देखिए वो आरसीसी हो रही है। जिस तरह से एनसीपी में एक लहर है कि जीशान सिद्दीकी एक सिटिंग एमएलए आया है, एनसीपी ज्वाइन किया है, तो आपस में क्या बातें होती है? जैसे कि हमारी पार्टी से कि आपस में क्या बात होती, ठीक है, हमारी पार्टी तो मजबूत है और हमारे जो नेता हैं अजीत पवार दादा, ये सेकुलर है, ये ना हिंदू ना मुसलमान, उनके लिए सब एक है और सबको पकड़ के चलते हैं। अब जीशान सिद्दीकी आ गए और उन्होंने कहा था कि अगर मेरी पार्टी में सीट जो मिलेगी, महाराष्ट्र के जो भी परसेंटेज रहते हैं 10%, वो हिसाब से मैं सीट दूंगा, तो उन्होंने दिया। अब हमारे लिए अजीत दादा हो गए बराबर के, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को मौका दिया है, बाकी किसी पार्टी ने इतना मौका नहीं दिया है, लेकिन अजीत दादा ने दिया। तो एनसीपी तो हमारे लिए बड़ी है ही है। फिर आ गए जीशान भाई आने को हम और बड़े हो गए। क्यों? इधर काम करने वाले आदमी को दिया उन्होंने, ऐसा कोई नया लाके नहीं दे दिया हमको उठा के कि नया दे रहा तुम काम करो, नहीं, उन्होंने वो दिया। कांग्रेस पार्टी के 95% मैं बोलूँगा, हमारे जानकारी के मुताबिक 90-95% लोग
जीशान सिद्दीकी को सपोर्ट कर रहे हैं, उस बारे में क्या बोलेंगे? कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से पहले से जुड़े हुए थे जिसान भाई, और उस टाइम भी काम कर रहे थे। अब जो जिसान भाई को चाहते थे वो जिसान भाई के साथ ही रहेंगे, वो पार्टी देख के अब नहीं जाने वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा जिसान भाई का काम, जैसे कि बोला जाता है काम बोलता है, सच में जिसान भाई का काम बोलता है। तो जो उनसे जुड़े हुए थे कांग्रेस टाइम, वो आज भी जुड़े हुए हैं, वो हट नहीं रहे। देखिए किस तरह से अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत और एक अपनापन यहाँ के कार्यकर्ता बता रहे हैं। एनसीपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है कि सिटिंग एमएलए मिल गया है, आगे हमारे फ्यूचर में बहुत से काम होंगे। यहाँ के लोगों को बहुत उम्मीद है कि जीशान सिद्दीकी जीत के आने से हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। अगले इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। आइए, हमारे साथ एक एक्टिव कार्यकर्ता है अकबर गफ्फार, जो हमेशा एक्टिविटी में रहते हैं, चाहे पानी के मसले को लेकर लोगों के हित में खड़े रहते हैं। जीशान सिद्दीकी को क्या बोलना चाहते हैं, अपनी पार्टी का क्या जज्बा चल रहा है, क्या ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इस बारे में हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे। गफ्फार जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि घड़ी का निशान है, तो और कोई निशान क्यों नहीं दिख रहा है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? लोग पूछ रहे हैं ये तो महायुति के कैंडिडेट है, पर हमारी नज़र में महायुति क्या है हमको नहीं मालूम। हम सालों से, जब से राष्ट्रवादी बनी है, जब से हम अजीत दादा के साथ है, और आज भी राष्ट्रवादी, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा गढ़ वो सक्रिय है और सारे के सारे एमएलए उनके पास है। तो एनसीपी हमारे पास है, और ऐसी एनसीपी में बांद्रा पूर्व के जो सिटिंग आमदार वो साथ में है। तो हमारे नज़र में वो एनसीपी के कैंडिडेट है, घड़ी के साइन पे लड़ रहे हैं। और रही बात महायुति की और बीजेपी की, एक ही शेर है, एक ही मर्द है, अजीत दादा पवार, जिसने कहा है कि अगर आपको एनसीपी का झंडा रखना है साथ में, एनसीपी का रखो, मत रखो सेना का, मत रखो भाजपा का। एनसीपी के सिंबल पर, एनसीपी की घड़ी पर आप अकेले चल सकते हो, अकेले लड़ सकते हो। तो ये ताकतवर पार्टी एनसीपी है, और ये ताकत अजीत दादा है, और बांद्रा में ये ताकत जिशान बाबा सिद्दीकी की है, जो सिर्फ घड़ी लेके चल रहा है। तो कुछ लोग रूमर्स फैला रहे हैं कि ये चीज़ का सवाल लेके, ये लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? फैलाने दो रूमर्स, ये फैमिली पैक है। सत्ता में कुछ भी हो सकता, कभी भी परिवर्तन आ सकता। महाराष्ट्र की सियासत तो ऐसी हो चुकी है, कौन आदमी किधर जाए हमें पता नहीं। तो हमें हमारे स्थानिक आमदार के साथ ही रहना है, वो कहीं भी जाए, कहीं भी रहे। पर हमको इतना मालूम, एक मुस्लिम रहमुना है, एक मुसलमानों की मददगार है, हर तबके की मदद करता है, हर काम में आता है, और हर विकास के काम में चार चांद लगाता है। तो ऐसे जिशान सिद्दीकी के साथ पे हमें रहना है, और उनकी निशानी घड़ी है, उसको वोट देना है। गफ्फार जी, आप ये बताइए कि यहाँ के लोग आपके हिसाब से कितने % वोट करेंगे जीशान सिद्दीकी को, और कितने % वरुण सरदेसाई को? देखिए, वो सरदेसाई का पूछेंगे तो मुझे नहीं पता, और मेरे हिसाब से पूछोगे तो मैं कहूँगा कि 100% करेंगे। मैं क्यों कहूँगा 99%? 100% लोग वोट करेंगे जिशान सिद्दीकी जी को। वजह उनका काम है, और वजह एक सबसे अहम वजह है, इनडायरेक्टली ये वजह आ गई है। मैं ये बोलना चाहूँगा, कल 12 तारीख है, जनाब बाबा सिद्दीकी साहब को गुजरे हुए कल 1 महीना पूरा हो जाएगा, जो उनका इंतकाल हुआ है। कल उनके इंतकाल का जो 1 महीना होगा पूरा। तो मैं उस बारे में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बांद्रा ईस्ट में लोग बाबा भाई को अभी जानने लगे। मैं सन 2002 जब पहली बार उन्होंने आशीष शेलार जी को हराए थे, तो उन्होंने कहा था कि हार के जीतने वाले कोई बाबा सिद्दीकी कहते हैं। तो ये करुणा वगैरह, इसमें तो उन्होंने बहुत काम किए, दोनों बाबा भाई ने, जिशान भाई ने। लेकिन पहले जब 2002 से 2006 तक करुणा नहीं था, लेकिन एक लेप्टोस्पायरिया बोल के बीमारी चल रही थी। लेप्टोस्पायरिया, फ्लैग, ऐसे सब बीमारी थी, जिसके कारण हॉस्पिटलों में बहुत पेशेंट थे, और बाबा भाई के क्षेत्र में आता था बाबा हॉस्पिटल। तो मैंने ये देखा है कि बाबा भाई हॉस्पिटल के नीचे बैठकर अकेले रात में 3 बजे पेशेंटों को एडमिट करा रहे हैं। पेशेंटों को बाबा भाई को ढूंढना नहीं पड़ेगा, घर जाके या फ़ोन करके किसी के घर पे पेशेंट है और वो लेप्टोस्पायरिया है, बाबा भाई खुद हॉस्पिटल में बैठे थे। मैंने एक ऐसा पेशेंट देखा था, उसका नाम मुझे आज भी याद है, जो बांद्रा ईस्ट से आया था, संदीप, जय भीम समाज के थे वो। एक भी आईसीयू रूम खाली नहीं था। तो बाबा भाई ने बोले, जो सीरियस नहीं है, बिना सुई का पेशेंट, उसको निकालो और इनको डालो। तो डॉक्टर ने कहा सब सीरियस है, सुई वाले पेशेंट है। तो बाबा भाई ने बोले आईसीयू वाली एम्बुलेंस मंगाओ और उसमें एडमिट करो, और बाबा भाई ने वो एम्बुलेंस मंगाए और उसमें एडमिट करे। मैं बाबा भाई का ये याद निकालना चाहता हूँ, जो जिशान भाई खड़े हैं, न जाने वो चल कैसे रहे, घूम कैसे रहे, एक मायूसी छाई है उन पर।
रैली में भी जो भीड़ तो बहुत है, जो दूसरे कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, उन्होंने ना ढोल रखा ना कुछ रखा, शांति से चल रहे, हाथ जोड़ रहे, चलते चलते भी वो उनके अंदर का जो दर्द है वो नज़र आ रहा है। आप जिस तरह से अफसोस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जीशान सिद्दीकी कमज़ोर हुए या और मजबूत हुए? जीशान सिद्दीकी अब मजबूत हुए, अब ज़्यादा मजबूत हुए। उस वक्त उनके अब्बा थे तो कहीं ना कहीं टेंशन फ्री थे, लेकिन जो शख्स हर बार साथ में रहा है, एक कलर के कपड़े पहने हैं दोनों ने। मैं बचपन की उनकी कितनी फ़ोटो देखा हूँ, बाबा भाई साथ में बैठे, कई पार्टियाँ साथ में अटेंड किए, इफ्तार पार्टी दोनों अब्बू और बेटे साथ में रहते थे, एक कलर के कपड़े पहनते थे, साथ में खाना खाते थे। कितने बार जीशान भाई को मैंने बाबा भाई से रूठते हुए देखा, कितने बार उनको साथ में हंसते हुए देखा। अब वो शख्स उनके सर पे नहीं है, तो वो ज़्यादा जिम्मेदार हुए और भारी मतों से आएंगे, और भारी तादाद उनके साइड अट्रैक्ट हो रही है इससे, क्योंकि उन्होंने नहीं, इस बांद्रा इसने एक बड़ा नेता, एक महान नेता बाबा सिद्दीकी खोया है। आपको कौन सा काम एकदम जो बेहतरीन, जो दिल को छूने वाला काम लगा, जो वाकई में बहुत लोगों को तकलीफ थी, वो काम बताइए। सबसे बड़ा मसला, अगर मैं 94 और 87 की बात करूं, तो इधर सबसे बड़ा मसला एसआरए का है। और एसआरए में उन्होंने जो सदन में बार बार आवाज़ उठाए, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। लेकिन उनके आवाज़ उठाने के बावजूद भी वो मसला अधूरा है। इंशाल्लाह अब की बार जीतेंगे और वो मसला वो पूरा करेंगे। जो अधूरा सपना जो मुझे अच्छा लगा, वो अब जीतने के बाद शायद पूरा कर देंगे। वो जो लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला, उनके चेक रुके, और उनकी शुरुआत उन्होंने बहुत बार की। 70% लड़ाई उसकी वो लड़ चुके हैं। जिस तरह से एनसीपी पार्टी की जो अंदर की एक बारीकी होती है, जो लोगों के लिए अजीत दादा पवार की क्या सोच है, वोटरों के लिए क्या सोच है, गरीब जनता के लिए क्या सोच है, ये सब जानकारी इस्माइल जी ने दी है। वो लोगों के कार्यकर्ता जो जो आपको बताया गया, आपके सामने रखा गया, और ख़ास करके जीशान सिद्दीकी से जो गफ़ार जी ने एक इमोशनल अटैचमेंट बताए, और बाबा सिद्दीकी, मरहूम बाबा सिद्दीकी जी के बारे में जो बोले, वो ऐसा लगता है कि ये वोट कोई भी घुमा नहीं सकता, क्योंकि सबके माइंड डाइवर्ट हो गए, सबके यहाँ पे दिमाग में चल रहा है एक ही नाम, जीशान सिद्दीकी। आने वाले वक्त में क्या होगा ये हम भी नहीं बता सकते, आपको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन जनता यहाँ पे इतनी समझदार हो गई है कि कौन सा कैंडिडेट काम करता है उसी को चुन के लाएंगी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है दर्शकों से और जनता से कि आपका ओपिनियन पोल हमारे मैसेज बॉक्स में बताइए कि कौन जीत के आएगा, कौन टक्कर में है, कौन चल रहा है, कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है, किसने काम किया, किसने नहीं किया, इस बारे में हमारी जानकारी दीजिए। जब तक हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।